चैप्टर है बच्चों, वो है 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। हाँ कल्पना, बहुत दिनों से सेशन इसलिए नहीं हो रहा है, वो दिवाली के कारण, मतलब दिवाली के कारण ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मत सोचिएगा कि इस तरीके का जो गैप है वो हमेशा आगे भी आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, विश्वास मानिए। हाँ ये जरूर है कि दिवाली की जैसे छुट्टियां हुई हैं वैसे होली की भी हो सकती हैं, उस तरीके से हो सकता है। बाकी और कोई कारण नहीं है उस गैप का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन से शुरुआत करते हैं और आज 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने 1 डायमेंशनल मोशन पे कमांड नहीं किया है तो इस 2 डायमेंशनल मोशन पे को थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सभी से कि 2 डायमेंशनल मोशन अगर आपको पढ़ना है तो 1 डायमेंशनल मोशन पे कमांड होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनिएगा 2 डायमेंशनल मोशन में होता क्या है। पहले तो 2 डायमेंशनल मोशन की सर डेफिनेशन क्या है। सर प्लीज शेड्यूल एंड पीडीएफ ऑफ सेशन अपलोड कर दीजिएगा ना। बिल्कुल कर देंगे बेटा, पक्का कर देंगे। ठीक है, मैं बोल दूंगा शेड्यूल वगैरह इसके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो 2 डायमेंशनल मोशन बच्चों देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की और 3D मोशन की डेफिनेशन होती है। इफ हाँ 3 ही सेशन होंगे बेटा, वीक में 3 सेशन ही तो शुरू से चल रहे हैं, आगे भी 3 चलेंगे। इस बार दिवाली के लिए गैप हो गया था, बिल्कुल आगे है ना, 3 ही कोशिश करूंगा। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब कम या ज़्यादा होते रहेंगे, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होगा, इन जनरल 3 ही रहेंगे। और मैं एक और खुशखबरी आपके लिए, कुछ दिनों में इसको शाम को शिफ्ट कर रहा हूँ। बच्चों की डिमांड आई थी कि सर स्कूल होता है सुबह मॉर्निंग के टाइम पर, तो अगर आप शाम को कर दोगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तो मैं शाम को शिफ्ट करने वाला हूँ। इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन एंड वेलोसिटी is not along same line, along same line, ठीक है, then motion will not be 1D, will be 2D और 3D motion। हाँ सजल, पीछे चल रहा है बच्चा, मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है ना, इसलिए पीछे चल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं कवर करा दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा क्लास बीच में लूँगा और कवर करा दूंगा थोड़ा सा, जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा। So if direction of acceleration and velocity is not along the same line, then motion will be 2D और 3D motion। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो होगी डेफिनेशन। अब आते हैं, एनी 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। यार ये कैसे आपने कह दिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कह तो इसको लोग सभी देते हैं, मानते तो सभी लोग हैं, सब लोग कह देते हैं कि हाँ ये तो होता है, इसमें क्या कौन सी बात हुई। लेकिन लेकिन प्रूफ बिना किए हम कैसे मान लें भाई। अगर प्रूफ ही नहीं है हमारे पास तो हम किसी चीज को कैसे मान सकते हैं ना। तो जैसे पोजीशन वेक्टर की बात करता हूँ, पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप यही तो पढ़ेंगे, यही तो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, डी आर बाई डी टी, ऐसे तो क्वेश्चन भी किए हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, यही लिखा जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर मैं वेलोसिटी को एक्स और वाई कंपोनेंट के टर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे तो लिखूंगा, जो आई कैप के साथ आता है वो एक्स कंपोनेंट वी एक्स
और जो वाई के साथ जे कैप के साथ आता है वो वी वाई कहलाता है। तो क्या मैं यहाँ से ये एक बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि वी एक्स जो है बच्चों ये डी एक्स बाई डी टी है, और वी वाई जो है ये डी वाई बाई डी टी है। क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी को, या यूं कहें कि पोजीशन वेक्टर को एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या आएगा बच्चों? हम इसको डी टू आर बाई डी टी टू भी कह सकते हैं, हम इसको डी वी बाई डी टी भी कह सकते हैं ना। अच्छा, क्या आएगा ये आएगा डी टू एक्स बाई डी टी टू आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू जे कैप, या फिर डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। ठीक, इसी को तो एक्सीलरेशन बच्चों बोला जाता है, यही तो एक्सीलरेशन होता है। अच्छा, अब एक्सीलरेशन जो है, अगर उसके एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स है एक्सीलरेशन का, और वाई कॉम्पोनेंट ए वाई है, तो एक्सीलरेशन को कैसे लिखा जाता है बच्चों? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, है ना। तो ये ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप के बराबर होगा। अच्छा, तो इससे आपने सर जी क्या कंक्लूजन निकाला इन दो इक्वेशन से? देखिए क्या निकाला कंक्लूजन बच्चों। इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ए एक्स इक्वस टू डी वी एक्स बाई डी टी इक्वस टू डी टू एक्स बाई डी टी टू, ठीक, एंड ए वाई इक्वस टू डी वी वाई बाई डी टी या फिर डी टू वाई बाई डी टी टू। सहमत है बच्चों? क्लियर है यहां तक? इसमें तो बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में डाल करके। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या कहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यार अगर मान लीजिए दो पार्टिकल होते, दो पार्टिकल, टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक, उनमें से एक पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सेस के अलोंग चल रहा है, तो उसका पोजीशन x, उसकी वेलोसिटी मैं vx से डिनोट कर रहा हूँ, और उसका एक्सेलरेशन ax से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, दूसरा पार्टिकल जो है बच्चा वो y एक्सेस के लॉन्ग चल रहा है, तो उसकी पोजीशन मैं y से, वेलोसिटी मैं vy से, और एक्सेलरेशन ay से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। ये दो अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि vx बराबर पहला पार्टिकल जो हमारा है उसकी वेलोसिटी dx बाई dt से रिप्रेजेंट की जाएगी, और उसका एक्सेलरेशन dvx बाई dt से रिप्रेजेंट किया जाएगा? कि नहीं किया जाएगा भाई? इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, dvx बाई dt से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरीके से जो y वाला पार्टिकल है उसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी dy बाई dt लिखी जा सकती है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन dvy बाई dt लिखा जा सकता है। दो अलग अलग पार्टिकल हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये बताइए इन दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो Vx जो है, Vx और Vy तो अलग अलग है, लेकिन टाइम तो दोनों में सेम ही है ना। इन दो इक्वेशन में जो पहले वाली मैंने कहा था एक पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो उसके लिए ये इक्वेशन से ये रिजल्ट आया था, एक्सेलरेशन का ये रिजल्ट आया था। चेक करो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है क्या? चेक करिए, सेम है। इसलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया है जो लिखा है ऊपर। क्या स्टेटमेंट लिखा है? एनी टू डायमेंशनल मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन। आई बात समझ में? ठीक।
बिल्कुल। क्या ये समझ पा रहे हो कि नहीं कि अगर एक पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है तो हम कह सकते हैं दो पार्टिकल अगर 1D मोशन करते, एक ये वाला और एक ये वाला, उससे जो इक्वेशन आती वो वही इक्वेशन, इन दो पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन 2D मोशन में होगी। अब जरा कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये मैंने लिखा है, ये लिखा है का मतलब क्या है, आज के बाद कोई पार्टिकल अगर फेंका जा रहा है मान लीजिए कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, तो हम उसके दो कंपोनेंट करेंगे, वी एक्स, उसके एक्सीलेशन के कंपोनेंट करेंगे ए एक्स, उसकी वेलोसिटी के दूसरा कंपोनेंट ए वाई और वी वाई, ये कर दिया। अब इसको रिप्लेस करेंगे इन दो के कॉम्बिनेशन से। क्लियर है बच्चों? मतलब हम मान लेंगे हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दो 1D के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक 2D का नहीं सॉल्व करना, दो। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो, क्या कंस्टेंट है इन दोनों के ऊपर, क्या चीज कॉमन होनी चाहिए कि टाइम, कि मतलब सर, मतलब बताता हूँ ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, 2D मोशन कर रहा है। तो ये बताइए जिस समय एक्स वाला पार्टिकल यहाँ होगा, इस जगह होगा, पोजीशन ए पर होगा, तो वाई वाले के ऊपर कंपल्शन है कि नहीं है कि ये बी पर ही होगा? तो सेम टाइम पर दोनों के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है? टाइम का, टाइम का कंस्ट्रेंट है। किसी गिवन टाइम पर एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है बच्चों, वो गिवन टाइम पर फिक्स होगी, ठीक? तो टाइम इनके बीच का कंस्ट्रेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बट कंस्ट्रेंट इज प्रेजेंट फॉर अबव statement. One of them should move along x axis and other along y axis. They both must be independent to each other and time is common for both. एक्स और वाई मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने चाहिए, ये कंस्ट्रेंट हमने लिखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये नहीं कि किसी एंगल पर आपने कंपोनेंट कर दिया और फिर आपने काम कर दिया, तो ये नहीं माना जाएगा भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? कंपोनेंट मस्ट बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक? क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? पहले आपको दूंगा करने के लिए, फिर मैं करूंगा। Initial velocity of a particle is 30 I cap plus 40 j cap. Acceleration is इतना minus 10 I cap minus 10 j cap meter. Particle starts from यहाँ से origin से start कर रहा है. Then find x coordinate of the particle when it will have maximum y coordinate. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस समय रुक जाना, अभी कुछ भी नोट मत करना, इसको सॉल्व मत करना प्लीज, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनाने वाला कैसे क्वेश्चन बनाता है उसे पता है ना, एक्स और वाई में आपस में रिलेशनशिप, एक्स और वाई जो दो पार्टिकल हैं इनमें कॉमन क्या चीज होती है, क्या चीज होती है कॉमन? टाइम। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछने वाला कह रहा है, कैसे पता चला टाइम कंस्ट्रेंट है? एक्स कोऑर्डिनेट तब बताइए, ऐसे नहीं कह रहा कि एक्स कोऑर्डिनेट कभी बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट तब बताइए जब वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम, जब, तब, जब का मतलब क्या है, क्या चीज कॉमन है दोनों में? टाइम। तो क्या करना है, वाई कब, एक्स कोऑर्डिनेट कब पूछा है, कब? जब वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो, इसका मतलब टाइम निकालना है, कब का? जब वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो तब का टाइम। जैसे ही वो टाइम आएगा सेम टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर है? शुरू हो जाइए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, करिए कोशिश। चलिए सर, 1 मिनट हो गया,
तो स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ वी एक्स या यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी है ना, यू एक्स बराबर 30, यू वाई बराबर 40, ए एक्स बराबर -10, ए वाई बराबर -10, और पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से। ठीक है, तो दो पार्टिकल हैं, ध्यान से सुनना। पहला पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से, और उसका एक्सीलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस ये ओरिजिन है x बराबर 0। दूसरा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है y बराबर 0 से। अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बोलो, लिखा है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप कैसे ये दो 1D के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या अलग अलग? क्या भाई, तो आप बोलोगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, आप पूछिए तो सही, तो मैं टाइम दूंगा, या टाइम नहीं दूंगा। तो मुझे पता है दोनों चीज़ों में टाइम कॉमन है, तो मैं ऐसे पूछूंगा, जब y मैक्सिमम हाइट पर होगा, जब y का कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा का मतलब क्या हुआ? जब ये वाला पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट, तो मैक्सिमम x क्या होगा? याद करें, एक पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते थे और पूछते थे मैक्सिमम हाइट क्या है, याद है कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। कैसे? वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर +2gh। अगर ये फॉर्मूला लगाएं, उसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी 40 का स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि 40 ऊपर की ओर है एच नहीं, या एच ऊपर की ओर है और एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है, इसलिए आप बोल सकते हैं 2 × G10h। सही है क्या? चलिए बताइए, यहाँ से h की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? h बोले तो y मैक्स, h बोले तो y मैक्स, तो y मैक्स की वैल्यू आ रही है 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना आ गया बच्चों? 80 मीटर। लेकिन यार ये तो हमें चाहिए नहीं था, ये तो हमें चाहिए नहीं था। कि क्यों नहीं चाहिए था? अरे हमको क्वेश्चन तो समझो फिर से। अब इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, आपको दिखाने के लिए कि भाई ये समझिए, हमें टाइम निकालना होता है। वैन वैन जो कि बहुत आसान है, पता है किस टाइम पर? याद करें, मैंने आपको क्लास में बहुत आसानी से ये चीज़ सोचना बताया था। 40 है, 10 से कम हो रही है, तो कितने सेकंड में जीरो हो जाएगी? 4 सेकंड में हो जाएगी जीरो। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है 4 सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। ओ, ये पूछा जा रहा है। तो एक्स इक्वस टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। यू एक्स को इस साइड को पॉजिटिव लेता हूँ, 30 × 4, एक्सेलरेशन अपोजिट है, ठीक, माइनस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो 10 × T² 16। तो ये आ गया 120 मीटर माइनस 80। बच्चों कितना आ रहा है बोलो? 40 आ रहा है, 40 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया है, कुछ लोगों ने नहीं निकाला है, कुछ लोगों ने गलत निकाला है। चिरंजीव ने वो बात पकड़ ली है, हेयर वैसे वाई निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं चिरंजीव, लेकिन मैंने जान के निकाला, क्योंकि हमारी आदत जो होती है वो मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता था, वो मैं बताना चाहता था कि भाई मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पूछी है, टाइम कौन सा, जब वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है तब एक्स क्या होगा, वो ये पूछ रहा है ना? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई बेटा इंडिपेंडेंट होंगे आदित्य, अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो। डिपेंडेंसी टाइम के अलावा, इंडिपेंडेंट का मतलब टाइम के अलावा और कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी आदित्य, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो फिर 1 मिनट देता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए शुरू हो जाइए। अनिश मंडल, सिलेबस अभी पहले मैं
एनएससीपी का सिलेबस खत्म कराऊंगा। एनएससीपी के पहले 2023 एनएससीपी के पहले एनएससीपी का सिलेबस खत्म कराऊंगा। उसके बाद जब एनएससीपी आप दे के आएंगे तो फिर मेरी क्लासेस चालू होंगी। फिर मैं आईएनपीएचओ के लिए आपको उस लेवल के आईएनपीएचओ के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा। फिर आप आईएनपीएचओ में एग्ज़ाम देंगे, अगर आपका हो जाता है तो फिर मैं आपको आईपीएचओ की प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा। मतलब पूरा साथ आपका दूंगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही बात, जैसे वहां पर मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट पूछा था, वैसे हमने पता किया मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। जब वाई वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस लैंग्वेज का ये मीनिंग निकाला था ना हमने बच्चों। तो वैसे ही एक्स एक्सेस कट करने का पहले मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सेस को कट कर रहा है बच्चों, तो मैथमेटिकल क्या आप इक्वेशन लिखोगे इस चीज़ के करस्पॉन्डिंग। तो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी y बराबर ज़ीरो जब भी एक्स एक्सेस को कट करेगा। तो जानते हैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब y बराबर ज़ीरो है तो x क्या है, और जब x बराबर ज़ीरो है तो y क्या है। अब क्वेश्चन समझ में आया? तो और थोड़ा आसान करता हूँ। जब x वाले पार्टिकल को आपने 30 से फेंका, इसका एक्सीलरेशन कितना है 10, तो ये कह रहा है, और y वाले को कैसे फेंका 30 से 40 से इस साइड, और इसका एक्सीलरेशन इस साइड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन ये है कि जब 30 वाला पार्टिकल x, ओहो उल्टा कर दिया बच्चों मैंने, चलो इसको x बोल देता हूँ और इसको y एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है। प्लीज माफ करिएगा मुझको, है ना, x और y मैंने चेंज कर दिए हैं। तो बच्चों दोबारा नहीं बनाना चाहता, थोड़ा आलस कर रहा हूँ बच्चों। ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि जिस समय ये अपने ओरिजिन पर वापस पहुंचेगा, x बराबर x बराबर 0 पर वापस पहुंचेगा, उस समय y क्या होगा, एक क्वेश्चन। फिर जब एक बार y बराबर 0 पर दोबारा पहुंचेगा, दोबारा क्यों पहुंचेगा गुरुजी? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए लौट के आएगा ना। ऐसे ही ये भी लौट के आएगा ना। तो जब ये लौट के अपनी पोजीशन पे आएगा एक पार्टिकल, तो दूसरा कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए ये लौट के कब आएगा? कि ये लौट के आएगा 6 सेकंड पे, 3 सेकंड जाना और 3 सेकंड आना, और ये 8 सेकंड। तो कुल मिला के क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 सेकंड पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई पार्टिकल 6 सेकंड पे कहाँ कहाँ होगा, और एक्स पार्टिकल 8 सेकंड पर कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो वाई पार्टिकल कब 6 सेकंड पर, तो वाई पार्टिकल 6 सेकंड पर वाई इक्वस टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। यू वाई की वैल्यू बोलिए 40, कब 6 सेकेंड पर। माइनस आएगा बच्चों, अपोजिट है। ए वाई की वैल्यू कितनी है, वाई एक्सीलरेशन 10, और टी स्क्वायर, टी का मतलब 36। देख लीजिए भाई। चलिए आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। अभिषेक कुमार, बेटा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बैच ले रहा हूँ। सौरव कुमार 0,0, वो तेरी तो द पार्टिकल 0,0 पे पहुंचेगा ही नहीं बेटा, तो कुछ गलती कर रहा है सौरभ। चलिए खैर मैं देखता हूँ। 240 माइनस, और यहाँ से कितना आएगा बच्चों, -180, तो ये कितना आ गया 60। वाई कोऑर्डिनेट 60 है जब ये किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को, एक्स बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 कहाँ होता है बोलिए, किस एक्सिस पर, x बराबर 0 वाई एक्सिस पे होता है ना। तो वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 60 पर। तो ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये कट करेगा कर पार्टिकल, ठीक है। चलिए अब एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, मतलब वाई जीरो कब होगा, वाई जीरो 8 सेकंड पर होगा, उस समय एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं लिखूंगा एक्स इक्वस टू यू एक्स टी 30t मतलब 8, माइनस तो समझ गए होंगे क्यों आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर 64, ये आया 32, तो ये आया 240 माइनस बच्चों कितना 320। ओ हो ये तो निगेटिव आ रहा है, तो आएगा तो क्या दिक्कत क्या है। तो कितना आया जी, ये आया -80 मीटर। सौरभ कुमार ने बताया है, मैं कॉन्कर 8 में पढ़ाता हूँ। चलिए थैंक यू सौरभ।
-80 मीटर। देख लीजिए सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। क्या भाई अनीश मंडल 60 आ रहा है आंसर तेरा। वाई तो -80 आना चाहिए यार। मैंने कुछ गलती की क्या। आ रहा है, ओके ओके। मैकेनिक्स कब तक कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक बार शेड्यूल देख करके बेटा बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़े। हम्म अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए और मैं चाहता हूं कि वो आपसे हो जाए। ओहो, अगला क्वेश्चन है ही नहीं, कोई बात नहीं साहब, नहीं है तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक। तो नहीं सर, पिछले को बोला था, अच्छा अनीश ने पिछले का आंसर बोला था, ओके ओके अनीश बाबू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या है गुरुजी। दूसरे तरीके का मतलब ये है कि अभी तक हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक्स वाई एक्सिस फिक्स थी, दी थी। इसमें देखिए चेक करिए एक्स वाई एक्सिस नहीं दी है। दी है क्या, नहीं दी है। तो शुरू हो जाइए, कोशिश करिए सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूँ। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टी बराबर 0 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैं 2 मिनट या 1 मिनट इसीलिए देता हूँ कि लाइव क्लास का आप पूरा मजा उठा पाएं, वरना तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग का भी मजा उठा सकते हैं अगर मैं लगातार पढ़ाता चला जाऊँगा। नहीं, जो बच्चे मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं उनको ये फील आए कि हाँ यार सर मेरे लिए एज ए क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। थैंक यू कवि। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टी बराबर 0 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो दोनों के डायरेक्शन दिए गए हैं डायग्राम में, डिस्प्लेसमेंट बताना टी बराबर 2 सेकेंड पर। चलिए शुरू हो जाइए। एक्सेस आपको चूज करनी है और उसके बाद काम करना है। पहले एक्सेस चूज करनी होगी, तब उसको दो अलग अलग एक्सेस में ब्रेक करोगे आप लोग। ठीक है, शुरू हो जाइए फटाफट जल्दी से। अनीश ने आंसर दिया है 28। हम्म ओह, चिरंजीव ने 12/5 और -84/5 बता दिया है। चिरंजीव यार, एक्स और वाई एक्सिस तो मैंने बताई नहीं है, तूने वही ले लिए क्या जो डायग्राम में बनी है। जरूरी नहीं है आप वो एक्सेस लें, कोई जरूरी नहीं। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। दो तरीके की एक्सेस ली जा सकती हैं। एक जो डायग्राम में दी गई है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसी एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपने ऐसी एक्सेस ली बच्चों, तो बताइए क्या होगा। जो वेलोसिटी आएगी इस साइड 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। ये -10 नहीं होना चाहिए, एक बार डायरेक्शन शो कर दिया तो माइनस का कोई मतलब होता नहीं है बच्चों। ठीक है। और इसके बाद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थर्ड, ये है तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, है ना। एक इस साइड और एक इस साइड, यही करना पड़ेगा। अच्छा ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2 sin 37, यानी 2 × 3/5, इसका मतलब 6/5। और बच्चों इस साइड एक्सीलेशन कितना आ जाएगा कंपोनेंट वाइज, 2 × cos 37 8/5। तो 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने एक पार्टिकल को फेंका है, इसका रिटार्डेशन 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। प्लस दूसरा पार्टिकल मैंने देखो वेलोसिटी इनिशियल 0 है ना, एक्स कंपोनेंट के अलावा रेस्ट से छोड़ा है, और एक्सेलेरेशन कितना है 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है बच्चों एक मेथड, ये एक मेथड है। मैं ऐसे सॉल्व अब नहीं करने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग यही मेथड फॉलो करते हैं।
देखा नहीं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और खड़ाक से मार दिया, एक्सेस चूज करी और आंसर निकालना शुरू। थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं एक्सेस ऐसी भी चूज कर सकता हूँ, along द एक्सीलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन। क्यों गुरुजी ऐसे क्यों चूज करेंगे? देखता हूँ, बताते हैं ऐसा क्यों करूँ। ध्यान से सुनते जाइएगा, आप खुद रियलाइज कर लेंगे कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही चूज करनी चाहिए। ठीक। इस बार मैंने एक्सीलरेशन के अलोंग एक्सिस चूज की है। मैं इसको मान लेता हूँ एक्स एक्सिस और इसको मान लेता हूँ वाई एक्सिस। ठीक, क्लियर है बच्चों? तो एक पार्टिकल क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन होगा। चलिए वेलोसिटी के कंपोनेंट इस बार करने पड़ेंगे। ये एंगल 37 होगा। तो इस साइड वेलोसिटी का बच्चों कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 37, यानी कि 10 cos 37। 10 cos 37 कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 10 sin 37 6 होगा बच्चों। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है। तो एक पार्टिकल हो गया जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है। प्लस प्लस दूसरा वाला पार्टिकल जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। चलिए बताइए इसका एक्सीलरेशन कितना है बच्चों? एक्सीलरेशन कितना है इसका? 0। मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब इन दोनों मेथड में देखिए, मेथड 1 M1 में सर ऑनलाइन में TEPS बना दीजिए आप तो। अच्छा बेटा, आप TEPS बैच के हैं क्या विजयंत? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। दोनों में अंतर देखेगा बच्चों, मेथड 2 और मेथड 1 में। मेथड 1 में दोनों पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन, याद करिए एक्सीलरेशन के साथ हमारे पास 5 इक्वेशन होती हैं। 5 इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक ही इक्वेशन होती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके अलावा और कोई इक्वेशन नहीं होती। ठीक। अब जरा मेथड 2 में आइए। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, यानी कि यहाँ केवल एक इक्वेशन यूज होगी, यहाँ 5 होंगी, जबकि यहाँ पर 5 हो सकती हैं और यहाँ पर 5 यूज हो सकती हैं। अब समझ में आ गया होगा कौन सा मेथड हमारे लिए सही है। तो हमसे पूछा गया 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बच्चों, तो 2 सेकंड में यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले पार्टिकल का जो कि आएगा y के अलोंग, फिर निकालेंगे दूसरे पार्टिकल का जो कि आएगा x के अलोंग। y को अपन इधर ना लेकर के ऐसा कर लेते हैं, इस साइड x और इस साइड y ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लिखा तो है नहीं मैंने, अब यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है x और ये है y। और करेक्ट दोनों मेथड है। चिरंजीव ने पूछा करेक्ट तो है ना? बिल्कुल है। ओके ओके विजयंत, थैंक यू। सेकंड वाले में केवल मैंने ये काम किया है बेटा, एक्सिस जो है ना, एक एक्सिस एक्सीलरेशन के अलोंग रखी है और एक एक्सिस एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर रखी है। तो एक्सीलरेशन का उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो 0 होगा ना बच्चा। अब बची वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी गई थी, तो उसका एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया और वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। बस इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का कंपोनेंट 0 है तो ये 0 आएगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8 मीटर पर सेकेंड से बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स के अलोंग? तो मैं कहूँगा एक्स इक्वस टू 8 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, तो u इंटू 2 माइनस आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन एक्स के अलोंग अलग अलग है। हाफ ए कितना बच्चों, 2 इंटू टी स्क्वायर, कितने 2 सेकेंड, तो ये 4 आ गया, तो ये और ये कैंसिल हुआ, 16 में से 4 गया बच्चों, 12 मीटर।
ठीक। जरा वाई वाला देखो, वाई वाला तो कुछ है ही नहीं, एक ही क्वेश्चन यूज होनी है। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये 6 × 2 12, ये भी आ गया। अरे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 12√2। 12√2 इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 12√2 मीटर। ये है क्वेश्चन, ये है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन आप जल्दी से बता सकेंगे। चलिए बताइए फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। अच्छा, तो सेम क्वेश्चन है क्या? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देख लीजिए, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी। बहुत आसान है, फट से समझ में आएगा तुमको, पता है कैसे? देखो जरा, टॉप पे तो मिनिमम होगा आशीष, टॉप का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा बेटा। यहाँ टॉप और उसका मीनिंग नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन नहीं है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होना। चल, तो ध्यान से सुनिएगा जरा, हमने क्या किया था, चेक करिए जरा। हमने आपसे बोला था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, ये पूछा था। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, तो ये आया था 8 मीटर पर सेकेंड और ये आया था 6 मीटर। अच्छा, फिर हमने पूछा वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, ये सेम क्वेश्चन कहाँ था यार? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना आएगा, ये 8 और ये 2 का रिटार्डेशन, तो 2 सेकेंड में दो कितनी कम हो जाएगी, 1 सेकेंड में 2 कम हो रही है, तो 2 सेकेंड में 4 कम हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में 4 रह जाएगी, और इस डायरेक्शन में तो हमेशा ही कितनी है बच्चों, देखो जरा चेक करो, हमेशा ही 6 रहेगी क्या? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √4² प्लस 36। मैं कंफ्यूज हो गया था, किसी ने कहा था ये सेम क्वेश्चन है, उस बात से कोई बात नहीं। ये कितना आ गया, ये √52। ठीक, मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सॉरी, एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम वेलोसिटी पे, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो ये था 8 मीटर पर सेकेंड, ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पार्टिकल एक्स वाला, दूसरा वाला बोलो कितने से चल रहा था, 6 से, और हमेशा ही 6 से चल रहा था, यस, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 आया था। चलिए बताइए मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, तो ध्यान से सुनना सभी लोग। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों v(x² + vy², यही होगा। अच्छा ये बताइए, इसमें ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, वाई वाला तो कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक, क्या v(x² कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू बोलो, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही तो हो सकती है बच्चों, अरे बोलो ना, हो गया ना? तो अगर ये 0 तो बचा क्या, सिर्फ वी वाई, तो आंसर है 6 मीटर पर सेकेंड, कब, जब ये 0 होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, जरा ये बताइए जल्दी से।
आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन था माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये थी वाई एक्सिस, ये एक्स थी और ये वाई थी। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना कैसे निकालने जा रहा हूँ। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और हमेशा किसके लॉन्ग है? माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, हमेशा माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, देख लो कांस्टेंट भी है। अब पूछा टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सीलरेशन, इसका मतलब वेलोसिटी कुछ पूछना चाह रहा है जब पूरी की पूरी वेलोसिटी, ऑल वेलोसिटी इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, अब इसको फिर से एक और मीनिंग है इसका, व्हेन वाई एक्सिस के अलोंग पूरी वेलोसिटी कब होगी? जब उसका वी एक्स जीरो होगा। आया समझ में? तो वो वाला पार्टिकल जो हमने एक्स एक्सिस की ओर 8 से फेंका था बच्चों, और इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था पहला वाला, पूछा जा रहा है कब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब पिछले ही वाला क्वेश्चन बन गया। तो कब हो जाएगी? 4 सेकेंड। अरे 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, हर एक सेकेंड में 2 कम होती जा रही है, तो कितने सेकेंड में जीरो हो जाएगी? 4 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक, देखा? है ना बढ़िया क्वेश्चन पूछने का अंदाज, सेम चीज को पूछने का नया तरीका। तो अब तैयार हो जाइए, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एक एक करके एक एक पार्ट पूछता जा रहा हूँ। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट जल्दी से। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर निकाल दिया, तो अब मैं शुरू करता हूँ। एक भी बच्चा अगर आंसर निकालता है तो बच्चों किसके अलोंग कंपोनेंट करने चाहिए? एक्सीलरेशन के अलोंग। किसी ने पूछा क्यों? क्या अगर हम एक्सीलरेशन के अलोंग कंपोनेंट नहीं नहीं करेंगे तो क्या मेरा आंसर गलत आएगा? जल्दी बोलो। अगर मैं एक्सीलरेशन के अलोंग कंपोनेंट नहीं करता हूँ, मैं किसी और डायरेक्शन में कंपोनेंट करता हूँ, तो क्या मेरा आंसर गलत आएगा? तो इस बात का आंसर है नो। आपका आंसर सही आएगा, बस सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये सोचा गया है कि कैलकुलेशन को कैसे इजी, कि देखिए कैसे इजी। मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, तो एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरा का पूरा एक्स के अलॉन्ग। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। एक कंपोनेंट कितना हो गया, दोनों जरा कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये आ गया वी 20 cos 37, 20 cos 37 का मतलब 20 × 4/5 मतलब 16 मीटर पर सेकेंड बच्चों। और इसी तरीके से 20 × 3/5, ये कितना आया बच्चों? 12 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक पार्टिकल, ध्यान से सुनना, जिसको फेंका गया है इस डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं है? प्लस दूसरा पार्टिकल जिसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग फेंका गया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। लेकिन ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। कि क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है। तो अब पूछा जा रहा है 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने कहा एक्स के अलॉन्ग निकाल लो, वाई के अलॉन्ग निकाल लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे कोई पार्टिकल अगर एक्स के अलॉन्ग इतना चलता, वाई के अलॉन्ग इतना चलता, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना यार। अगर स्टार्टिंग से वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो होगा ना भाई। ठीक है, चलिए। तो 2 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो मैंने कहा वाई आ गया 12 × 2 मतलब 24 मीटर। चलिए एक्स देखते हैं, एक्स कितना आएगा? यू टी, अब तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यू 16
इंटू कितने समय बाद, 2, माइनस क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, 16 इंटू हाफ, हाफ इंटू 80, ए कितना हुआ 4, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, कितना आ गया बच्चों, ये आ रहा है 32 माइनस 8, ओहो ये तो फिर ये भी 24 आ गया, क्या बात है। ये मत सोच लेना कि हमेशा आंसर √2 वाला आता है, एक्स और वाई के डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम आते हैं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कोइंसिडेंटली दोनों क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वाई भी 24 और एक्स भी 24, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते कितना होगा, √24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 24√2 मीटर। ये है आंसर जो सौरभ कुमार ने हमको दे दिया था, चिरंजीव ने भी बता दिया था, इन दोनों लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट इसको सॉल्व करिए। अनीश मंडल, आज के लेक्चर के लिए कोई डीपीपी है? हाँ डीपीपी बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा और आपको दूंगा भी आज के लेक्चर से रिलेटेड भी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 2D मोशन और प्रोजेक्टाइल दोनों का कंबाइंड डीपीपी आपको दे दूँ, ठीक है ना, और वो आपको मैं प्रोवाइड जरूर कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, बिंदास पढ़ते रहिए, आपको सारा स्टडी मटेरियल दूंगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, लगातार पढ़ते रहिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, ये सब कुछ मिलता रहेगा, और अभी हम इसको और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़े दिनों में देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकेंड, जल्दी बताइए, चिरंजीव ने बताया है 4√13, कोई और है, कोई और है मार्केट में, जरा बताइए सही क्या आंसर आ रहा है भाई लोग। अरे वाह, अनीश का भी 4√13, तो चलिए फिर मैं भी देख ही लेता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, एक पार्टिकल वापस से देख लेते हैं, एक पार्टिकल के साथ क्या हुआ, दूसरे पार्टिकल के साथ क्या हुआ। एक पार्टिकल है 16 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंका गया, और इसका एक्सीलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस साइड। दूसरा पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ये है 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकेंड, तो भैया टी बराबर 2 सेकेंड पे ये भाई साहब तो वही रहेंगे, बचे कौन से भाई साहब, ये बताइए 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी इनकी हो जाएगी, 1 सेकंड में 4 कम हो रही तो 2 सेकंड में 8 कम हो जाएगी ना बे, इसको ऐसे देखो, तो ये कितना बचा 8, ये कितना है 12, तो वेलोसिटी की वैल्यू √12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या भैया कुछ पल्ले पड़ रहा है? हम्म, तो ये है आंसर, इसको निकाल लीजिए आप, जो भी आए शायद ये आएगा, 4 2 2 नहीं 4 और 9 9 4 13, तो 4√13 मीटर पर सेकेंड, ये है आंसर, ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड बच्चों, ठीक है। अरे वाह, चिरंजीव, अनीश, आदित्य, सौरभ, सब ने ये बात आंसर दिया है सेम, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाक से ये बताइए मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी, जल्दी से। फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया चिरंजीव, शाबाश बच्चे। अरे वाह क्या बात है सौरभ बाबू, गुड। तो velocity of particle at t equals to 0 second is 20 meter per second and acceleration is 4 meter per second square as shown. Then find minimum velocity of the particle during the journey. Minimum velocity वो सारी कहानी जो बताई थी मैंने, v बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता है। अच्छा इसमें एक जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, वापस से देखते हैं, ओ ये वाला, इसको जो भी एक्सेस आप बोले हैं, इस साइड जो है वो 16 से इसको फेंका है,
और इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। और दूसरा जो इस डायरेक्शन में फेंका है वो कितने से फेंका है बच्चा पार्टी, वो फेंका है हमने 12 से, है ना। तो 12 मीटर पर सेकेंड से, और ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज होनी नहीं है, ये जीरो हो सकती है, तो ये जीरो हो गई तो बची कौन सी 12, तो आंसर इज 12, 12 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, ये कब होगी, ये वेलोसिटी कब अचीव होगी, जब ये जीरो हो जाएगी, t बराबर 4 पर अचीव होगी कि नहीं होगी। कोइंसिडेंटली अगला क्वेश्चन वही है, पूछने का स्टाइल देख लीजिएगा फटाफट जल्दी से। द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, याद करिए एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर, एक्सीलरेशन अगर एक्स के अलोंग है तो वेलोसिटी को किधर होना चाहिए, वाई के अलोंग। वेलोसिटी को वाई के अलोंग होना चाहिए का मतलब है वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट जीरो, तो वो कब जीरो हो रहा है, 4 सेकंड पे, तो इसका आंसर t बराबर 4 सेकंड। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देख लेते हैं क्या कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये है कि एक पार्टिकल को, इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 1D और 2D दोनों हो सकता है। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन केवल और केवल कौन सा पढ़ रहे हैं, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, 1D पढ़ चुके हैं, याद करिए मोशन अंडर ग्रेविटी इज प्रोजेक्टाइल मोशन, 1D प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 2D प्रोजेक्टाइल मोशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को, सिचुएशन है, क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, सिचुएशन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है बच्चा पार्टी, यहाँ से इसको फेंका गया है u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका गया है। अब तमाम तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। अच्छा एक बात तो आपको पता है, जब कोई पार्टिकल हवा में होता है, हवा में मतलब का मतलब जब किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है तो हम हवा में बोलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ दो एजम्पशन हम लेके चलते हैं, वो एजम्पशन कभी मेंशन करते नहीं है और कोई भी मेंशन करता नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो एजम्पशन हम लेके चलते हैं। कुछ नहीं दिया गया है तो एजम्पशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहना चाहिए, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी ऑलवेज डाउनवर्ड। दूसरा एजम्पशन है बच्चों, दूसरा एजम्पशन क्या है, मैकेनिक्स के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, थ्योरी के लिए मेरे नोट्स पढ़ने हैं और मेरे वीडियो लेक्चर देखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है बस। तो हम आगे बढ़ते हैं। एजम्पशन पहला जी कांस्टेंट, और दूसरा एजम्पशन है बच्चों, पहला एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन है, पता है क्या, जीरो एयर रेजिस्टेंस, जीरो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जीरो। इसका मतलब पता है क्या, मतलब कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब जब इस समय ये पार्टिकल हवा में टहल रहा होगा, मतलब किसी के कांटेक्ट में नहीं होगा, उसका एक्सीलरेशन जी होगा, दैट मीन्स थ्रू आउट द फ्री फॉल उसका एक्सीलरेशन जी होगा डाउनवर्ड। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कब किया सर, देखो कब किया, ऐसा क्वेश्चन किया नहीं हमने, ये यू, ये थीटा, और मैं आपको जी दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पार्टिकल का एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। अभी लगातार ऐसे क्वेश्चन करते नहीं आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। क्या करना होगा बोलो, एक्सेस चूज करनी होगी, कौन सी एक्सेस, एक एक्सीलरेशन के अलॉन्ग और एक एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर। गुरुजी एक्सेस हम कोई और नहीं चूज कर सकते, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इन जनरल हम यही एक्सेस चूज करते हैं, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जल्दी से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है इस कारण से। ठीक है, तो बच्चों अगर मैंने ये डायरेक्शन लिया एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सीलेशन का डायरेक्शन, सॉरी एक्सीलेशन के डायरेक्शन को एक्सेस का डायरेक्शन लिया, तो दो कंपोनेंट, पहला पार्टिकल बोलिए क्या होगा, ऊपर यू साइन थीटा से फेंका जाएगा, दूसरा, और इसका एक्सीलेशन कितना होगा, जी डाउनवर्ड, ये एक्सीलरेशन। अनीश मंडल ने पूछा है कि अगर सर एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेंगे, पहले एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या करेंगे, सीख लें बेटा, है ना। जब रेजिस्टेंस होगा तब सीख लेंगे, पहले नहीं होगा तब तो सीखें,
जैसे हम आप पहले पढ़ते क्या पढ़ते थे जब शुरुआत में आप लोग, आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, तब हम ये नहीं पूछते थे ना कि क्वाड्रेटिक होगी तो क्या करेंगे। पहले लीनियर पढ़ी थी फिर क्वाड्रेटिक, तो वैसे ही पहले रेजिस्टेंस नहीं होगा ये पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पार्टिकल बच्चों क्या होगा, यू कॉस थीटा से क्या कह सकता हूँ, ये हमेशा कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। दूसरा पार्टिकल चलेगा ना। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होगी, टाइम। क्या आप सारी चीज़ें कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो दो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ और वो दोनों चीज़ें हैं कि आप बताएं पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। रेंज, रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब जहाँ पार्टिकल दोबारा टकराएगा, इसको रेंज बोलते हैं, ये डिस्टेंस को। रेंज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गिरेगा। तो अगला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक। ये हमें करना है। अब मैं जानबूझ करके क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ बच्चों। मेरे रोकने का रीज़न है, आप ईमानदारी से जो पहली बार पढ़ रहे हैं खासकर उनसे बोल रहा हूँ कि वो मैक्सिमम हाइट और रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सोच के आइएगा, खुद से निकाल के लाइएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ एनालिसिस करूँगा। वैसे मैं कर तो अभी सकता हूँ, टाइम तो है मेरे पास अभी ठीक ठाक, है ना। चलिए शुरू हो जाइए, मैक्सिमम हाइट बताइए, रेंज बताइए और टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, अभी करिए। अनीश, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप क्वेश्चन पूछना तो आपका अधिकार है, बिल्कुल सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ ना आपको पता चला, मैं नाराज़ थोड़ी हूँ। कभी सॉरी नहीं फील करना है, क्वेश्चन पूछने पे एक बच्चे को कभी सॉरी फील नहीं करना चाहिए, वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ना। हम्म, कभी नहीं, क्लास में भी नहीं, किसी किसी के सामने नहीं बेटा। बच्चा तो यही होता है, इसी बात का तो स्टूडेंट होता है कि वो डाउट पूछ सके। और उसको डाउट में डाउट को डिफाइंड अगर कर देंगे तो फिर वो डाउट कैसे रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। कैसे, पहली बात तो मैक्सिमम हाइट को करस्पॉन्डिंग हमें ये समझना पड़ेगा कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी। मतलब मैक्सिमम हाइट का मीनिंग क्या है, अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया है बच्चों और इसको वाई एक्सिस बोल दिया है, तो मीनिंग क्या है आखिरकार, है ना। इस बात का कि मैथमेटिकल क्वांटिटी से रिलेटेड क्या मीनिंग है, तो मैं बोलूँगा बड़ा सिंपल है यार। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, यही है, यही है ना मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट। याद करो ये क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट का मतलब, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट का मतलब जब वी वाई ज़ीरो हो जाएगा, पार्टिकल जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। दो पार्ट में ब्रेक करने को बोला था, ठीक है। पहला पार्ट क्या हुआ, एक को यू साइन थीटा, यू साइन थीटा से फेंका था, एक्सेलेरेशन जी था, प्लस दूसरा वाला यू कॉस थीटा से टहल रहा था, कांस्टेंट था, ठीक है। मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई वाले पार्टिकल से बात करो, भैया आप मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएंगे, तो हम कहेंगे जब हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वी वाई स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आती है बच्चा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये है, ये लीजिए साहब, ठीक है। अच्छा अगली बात बताऊं,
अगली बात क्या थी? अगली बात थी रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है गुरुजी? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि अगर यहाँ से पार्टिकल को फेंका है तो पार्टिकल कितने समय में वापस से ज़मीन पर गिरेगा। मैंने कहा खास बात किसके साथ होगी, वाई वाले के साथ या एक्स वाले के साथ? मैं कहा वाई वाले के साथ, क्योंकि याद करिए ये क्वेश्चन यही तो बचा, क्या बना? ये क्वेश्चन ये बना कि याद करिए थोड़ी देर पहले पूछा था कि कब ये पार्टिकल एक्स और वाई एक्सेस को कट करेगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कब ये पार्टिकल एक्स एक्सेस को कट करेगा। एक्स एक्सेस को कट करने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो कब हो जाएगा, है ना? तो ये पार्टिकल कब वापस आ जाएगा, यही क्वेश्चन बचा बच्चा। वापस कब आएगा जल्दी बोलो, कैसे निकाले? अरे भैया जितने टाइम में जाएगा उतने टाइम में आएगा, और जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों को जोड़ दीजिए। तो यू साइन थीटा से आपने फेंका है, तो कितने टाइम में जाएगा? जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्यों भाई, ये आधा टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा? तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा/g। या फिर एक चीज़ और कह सकते हैं, सर डिस्प्लेसमेंट वाई कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, तो वाई जीरो, ठीक है, u sin θt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी आ गया t बराबर 2u sin θ/g। जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो दो बार होगा, कब? देखिए इसी से एक बार t बराबर जीरो भी तो आ रहा है, इसका एक रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। चलिए रेंज देख लेते हैं। रेंज देखें, रेंज का मीनिंग क्या है? अरे रेंज का मतलब है, रेंज का मतलब है, ध्यान से सुनना, रेंज का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कट्स द एक्स एक्सिस। याद करिए ऐसा भी क्वेश्चन भी कर चुके हैं, पार्टिकल कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, याद आया कुछ? यानी कि जितने समय में वाई वाला पार्टिकल अपने पॉइंट पर वापस आएगा उतने समय में हॉरिजॉन्टल वाला पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रेंज कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? यू कॉस थीटा, ये भाई साहब तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाले। अच्छा कितने टाइम के लिए चलना है? पूरे ए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू 2u sin θ/g। तो कितना आ गया बच्चों? 2 sin θ cos थीटा, फॉर्मूला पता होगा ना, तो ये आ गया u² sin 2θ/g। ये लीजिए साहब, रेंज भी आ गई। ये इसे बोलते हैं रेंज, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं बच्चों, है ना? ये बहुत यूज किए जाते हैं, मैं यूँ कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक, अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ना इनके वेरिएशन देखने जा रहा हूँ, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के वेरिएशन किसके साथ गुरुजी? थीटा के साथ। बाकी सब फिक्स है, बाकी सब फिक्स का मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स है, ठीक है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स है ही। तो इनके थीटा के साथ वेरिएशन है। ये देखिए मैंने इन फॉर्मूलों को एक और फॉर्म में लिखा है, ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा गया है, मैं लिखता हूँ। यू साइन थीटा क्या था बच्चों? क्या मैं कह सकता हूँ इसका वर्टिकल कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट था, तो 2u v/g, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। ये यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो उसको लिखा u/2, यू वाई नहीं uv² वर्टिकल अपॉन 2g। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या आया था, याद दिलाता हूँ, ये आया था u, मैं याद दिलाता हूँ, u cos थीटा ये था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर 2u sin θ/g, यही तो किया था। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है UH, तो 2UH इंटू UV/g, तो 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जी। ऐसे भी रेंज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का बच्चों। हाँ नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा भाई, है ना? चलिए, वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैंने बोला ना सबके वेरिएशन दिखते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2u sin θ/g, ये आया। वेरिएशन किसके साथ देखना है? टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। मतलब गुरुजी, मतलब सेम स्पीड से आप ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरीके से वेरी करेगा, है ना? तो मैंने कहा ये फिक्स है, कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसका मतलब जो साइन थीटा का ग्राफ होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट का ग्राफ होगा, तो ये बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। अच्छा थीटा जो है वो हमें 0 से 90 वेरी कराना है, भैया पीछे फेंकने वाले को काउंट नहीं करना है, केवल इस रीजन में देखना है। तो क्या करना है, थीटा 0 से 90, बस इतना देखना है। तो थीटा 0 से 90 में साइन का कर्व कैसा होता है बच्चा पार्टी?
ये पता है यहाँ पर क्या आता है, यही नहीं, यहाँ पर ही 90 आता है। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा, जब थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 90 डिग्री। मतलब पूरा ऊपर फेंक दोगे तो मैक्सिमम टाइम में पार्टिकल वापस आएगा, लेकिन स्पीड सेम रखते हुए, इस बात का ध्यान रखिए। रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तो आदित्य याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये वेरिएशन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट का। चलिए मैक्सिमम हाइट का देखते हैं। इनिशियल स्पीड कांस्टेंट इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम हाइट के साथ तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर बाई 2g तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ मैं बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता है h थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ, थोड़ा सा ऐसा ये होता है ये। हाँ यू वाई भी अथर्व लिख सकते हैं, यू वाई भी लिख सकते हैं बेटा। यू वाई बस मैं इसलिए नहीं लिखना चाहता हूँ कि जरूरी थोड़ी ना है कि मैं वर्टिकल को वाई बोलूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा थीटा के कारण वेरी कर रहा है, अगर मैं किसी और एंगल पर फेंकूंगा तो अलग टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो थीटा के साथ कैसे वेरी करेगी, थीटा बराबर जीरो पर भी जीरो होगी, अरे सीधा फेंक दो यार, होगी ना जीरो, ठीक है ना। और ये है पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, तो ये वाला नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है, सिर्फ इतना देखना है। तो मैक्सिमम कब होगी मैक्सिमम हाइट, तो आपको पता ही, ऊपर फेंक दो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम होगी। इसके बाद क्या होगी, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और सीधा फेंक दोगे तो जीरो होगी, और क्या होगी। तो वही चीज़ है, मतलब थीटा बराबर जीरो पर जीरो, थीटा बराबर जीरो पर जीरो, और थीटा बराबर पाई बाई टू पर मैक्सिमम। ये कोई ग्राफ है ही नहीं, इसको हटा देते हैं, रब कर ही देते हैं यार, ताकि कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को। ठीक, ये ग्राफ आ गया। अब रेंज का जो वेरिएशन है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहता हूं रेंज का वेरिएशन आप खुद से सोच के आए, कि रेंज का वेरिएशन क्या होगा, ये आप खुद से सोच के आए। आर बराबर, बस ये बोल देता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। रेंज का वेरिएशन बच्चा पार्टी सोच के आइएगा, इस पर मैं कुछ चर्चा भी करूंगा आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में तो यहीं पर टाटा बाय बाय मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ और भी बढ़िया चीज़ें पढ़ेंगे, शानदार बातें पढ़ेंगे। ऐसे ही 2-3 क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन और ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब जनरल 2D मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी आपको शेड्यूल मिल जाएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स 2D लेक्चर 2। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, वहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने 2 डायमेंशनल मोशन में जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सिस चूज करने वाले, अगर आपको याद हो कि एक्सेस अगर गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्सेस ना गिवन हो तो एक्सेस कैसे चूज करनी चाहिए, जनरली वेलोसिटी के अलोंग चूज करनी चाहिए या एक्सेलरेशन के अलोंग चूज करनी चाहिए, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अभी तो फिलहाल हम ध्यान रखिएगा जो 2D मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ रहे हैं। 2D मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी जनरल क्वेश्चन करने के बाद, वो थी प्रोजेक्टाइल मोशन लास्ट क्लास में। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपको याद हो तो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, और रेंज क्या होती है, इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर साइमल्टेनियसली हमने, अगर थीटा वेरिएबल है और यू कांस्टेंट है, तो वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम हाइट विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये पढ़ा था, ठीक। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे। इनिशियल स्पीड, वेरिएशन ऑफ रेंज विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज का फॉर्मूला याद दिलाता हूं आपको, मैंने कहा भी था याद रखने के लिए आपसे। रेंज का फॉर्मूला था बच्चों R इक्वस टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या मान रहे हैं हम लोग
यू की वैल्यू कांस्टेंट है, यू को मान रहे हैं क्या, कांस्टेंट। और उसके बाद देखने जा रहे हैं कि रेंज का वेरिएशन क्या होगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए बच्चों आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, और यदि आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो जो मैं बता रहा हूं उसे मानना आना चाहिए। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अगर आप 9th 10th में हैं तो आप 11th में पढ़ लेंगे, और आपको शौक है ट्रिग्नोमेट्री का तो आपने 9th 10th में ही पढ़ लिया होगा। तो मैं फिलहाल बता देता हूँ, अपना पार्ट अदा कर देता हूँ कि 2 थीटा का ग्राफ अगर मैं थीटा बराबर 0 से π/2 के बीच में ड्रॉ करूं तो ये आएगा। क्यों बेटे बच्चों, क्योंकि इस फंक्शन का जो पीरियड होता है, पीरियड, अगर आपने पीरियड कभी सुना है, जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट करता है, मतलब आसान भाषा में बोलूं कि कोई भी ग्राफ है ना, वो अपने आप को जिसके बाद रिपीट करना स्टार्ट करता है वो पीरियड कहलाता है। कोई भी ग्राफ अगर वो कॉन्टिन्यूसली हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, और जितने मिनिमम टाइम इंटरवल या मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट के बाद वो रिपीट होता है उसे हम पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो इसका पीरियड होगा बच्चों 2π/2, दैट इज पाई, क्योंकि 2 थीटा आ रहा है ना बच्चों, साइन थीटा होता तो 2π होता। ठीक है, तो 2π में हम लोग कहते हैं ना ये 2π है, अगर थीटा साइन थीटा होता तो, ठीक है, लेकिन ये तो साइन 2 थीटा है ना, तो जो चीज यहां पाई में हो रही है वो चीज यहां π/2 में हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये ग्राफ है 0 से π/2 तक का, इससे हमें क्या सर पता चल रहा है, कोई खास बात पता चल रही है? बिल्कुल पता चल रही है। क्या पता चल रही है? ध्यान से सुनना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, और वो ये कि ये ग्राफ के सिमेट्रिक होने के कारण अगर कोई रेंज मैक्सिमम रेंज से कम है, कोई रेंज मैक्सिमम रेंज से कम है, फॉर एग्जांपल आर कोई है, तो ऐसे दो एंगल होंगे बच्चों, थीटा और ये वाला एंगल, जिस पर रेंज की वैल्यू सेम आएगी। अब ये एंगल गुरुजी कितना होगा? तो चूंकि ग्राफ सिमेट्रिक है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए, और अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा वाला एंगल π/2 माइनस थीटा होगा, होगा ना भाई। और तो इसका मतलब ये है भैया, सिंपल सा आसान भाषा में समझा रहा हूं कि 30 डिग्री पर जो रेंज होगी सेम स्पीड से, अगर आप 60 डिग्री पर फेंकोगे तो भी वही रेंज आएगी। ये इसका मतलब है, मतलब जो रेंज थीटा पर होगी वही रेंज 90 माइनस थीटा पर होगी, या फिर यूं कहें कि θ1 एंड θ2 पर अगर रेंज सेम है तो θ1 एंड θ2 मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों का समेशन 90 के बराबर होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि मैक्सिमम रेंज कहाँ होगी, तो सिमेट्री से आप देख सकते हैं थीटा बराबर π/4 पर मैक्सिमम रेंज आएगी, और थीटा बराबर π/4 पर मैक्सिमम रेंज आएगी तो हम लोग ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि शुरुआत में रेंज 0 होगी, फिर जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे रेंज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेंज बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद और एंगल बढ़ाएंगे तो वापस से रेंज कम होना शुरू हो जाएगी। ये इसका मीनिंग है, कीपिंग स्पीड सेम, और जीरो स्पीड पर वापस से सेम पॉइंट 90 डिग्री एंगल पर पार्टिकल को अगर ऊपर फेंकोगे तो वो वापस से नीचे गिरेगा आकर के। ठीक, तो ये पॉइंट ये सेम रेंज के पॉइंट है जिन पर रेंज पार्टिकल की सेम होगी, और 45 पर रेंज मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल्स टू 45, आप यहां से भी देख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी में ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू मैक्सिमम बच्चों कब होती है? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है?
तो 2 थीटा जब π/2 के बराबर होगा या फिर थीटा π/4 के बराबर होगा। क्लियर? यही तो हमने उस डायग्राम से भी सीखा था। दैट मीन्स मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है बच्चों u²/g। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फटाफट आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। एटलीस्ट t इक्वल टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पर आंसर निकालिए फटाफट। किस पर? t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। कुछ खास बात है इसलिए क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इन सारे टाइम पर तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, तो सिर्फ 1 और 2 पर निकालिए। कुछ खास बात जो आने वाली है वो आपको भी समझ में आ जाएगी। फटाफट करिए बच्चों। हाँ बेटा, होने वाली थी आदित्य, पर आज नहीं हुई है। पहले मैं चाहता हूँ कि उस चैनल पे मैं अनाउंसमेंट अभी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ओलंपियाड कॉर्नर पर भी करीब 40 to 45,000 सब्सक्राइबर है। तो उस पर चूंकि मैंने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया बच्चों, तो जब एक बार अनाउंसमेंट कर दूंगा तो फिर मैं उस पर क्लास शुरू करूँगा। तो आज मोस्ट प्रोबेबली उसमें अनाउंसमेंट कर दूंगा। आप सभी लोग ओलंपियाड कॉर्नर ज्वाइन तो कर ही लीजिए, ताकि जब मैं अनाउंसमेंट वाला वीडियो बनाऊँ वो भी आप देख लें। ठीक है, हो गया बच्चों? चलिए ठीक है, मैं भी देखता हूँ करके जरा मेरे से होता है कि नहीं होता है। तो पार्टिकल को फेंका बच्चों कितने एंगल पर? 53 डिग्री एंगल से, हॉरिजॉन्टल से फेंका, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से फेंका? 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। तो ये है 50 मीटर पर सेकेंड, ये है 53 डिग्री एंगल। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो यही सीखा था। एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों के कंपोनेंट कर लीजिए। वर्टिकल में अलग काम करिए, हॉरिजॉन्टल में अलग काम करिए। आपको लोकेशन निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल में अलग, वर्टिकल में अलग। वेलोसिटी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल में अलग, वर्टिकल में अलग। यही सीखा है सर, बिल्कुल सही बात है। तो देखते जाइए इसका ये वाला कंपोनेंट बच्चों कितना होगा, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो 50 sin 53, 50 sin 53। अच्छा, sin 53 की वैल्यू क्या होती है? sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, पता है आपको? तो 50 sin 53 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, जल्दी बोलो। 50 इंटू 4/5 होगी कि नहीं होगी? यहाँ से ये 10 हो गया, ये आ गया 40। तो बच्चों ये वाला आ गया कंपोनेंट 40 और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 30। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, इसके मोशन को। कि क्या साहब? इसके मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। कि कैसे? कि ऐसे कि एक पार्टिकल को आपने 40 से फेंका है वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरे पार्टिकल को आपने 30 के से फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे से अब आपको सारी चीज़ें बतानी है। मैंने कहा 40 से जो फेंका है, मैं बच्चों को एक शॉर्ट मेथड बता चुका हूँ, ऑड रेशियो वाला। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। क्या? अगर 40 से फेंकेंगे तो 1 सेकेंड बाद 30 हो जाएगी, फिर उसके बाद 20 हो जाएगी, फिर उसके बाद 10 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। कुछ याद आया? फिर वापस लौटेगा 10, 20, 30, 40। सेम जगह पर लौटने पर वेलोसिटी सेम होती है भाई, इसका ध्यान रखिएगा ना। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और बता भी चुका हूँ। तो ये 5, ये डिस्टेंस 15, ये डिस्टेंस 25 और ये डिस्टेंस 35 होगी कि नहीं होगी?
और वेलोसिटी जाते समय जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे आते समय बढ़ती जाएगी। ये बात सर आपको बता चुके हैं। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ नालायक लोग हैं जो भूल जाते हैं, है ना, या पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी कम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों मैं वापस से वो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा। तो पहले सेकंड पर ये वाला कंपोनेंट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, याद आया कुछ? अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा है हमने, देखो 35 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? हाँ, तो पहला वाला 35, फिर ये डिस्टेंस बच्चों ये वाली, ऐसे ही तो चलेगा या उल्टा चलते हैं भैया? उल्टा चलते हैं, ये 5 होगी, कुछ ऐसे ही तो पढ़ा था, ये 5, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 25, ऐसे ही पढ़ा था ना, कहीं आगे चले गए हम लोग। तो ये हो गया 35, थोड़ा सा ये हो गया 25, ये हो गया 15 और ये हो गया 5। थोड़ा सा अगर देखोगे तो मैंने स्केल पर नहीं बनाया है, थोड़ी ये गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, दोबारा से बना देता हूँ। हाँ, ये लीजिए साहब, ये है 5, ये ऐसे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 25, 5, 15, 25, 35, 35। आय हाय हाय, ये हुई ना बात। ठीक, तो t बराबर 1 सेकेंड में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और फिर वापस लौटते समय एग्जैक्टली सेम तरीके से 5, 6, 7, 8। अच्छा जी, ये ऐसे होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, आपको पढ़ा चुके हैं भैया, कोई बात नहीं। 1 पर वेलोसिटी याद करिए, यहाँ पर 40 था, तो 1 पर वेलोसिटी ये वाली 30, ये वाली 20, ये वाली 10, और यहाँ पर 0 वर्टिकल वाली, फिर 10 नीचे, फिर 20 नीचे, फिर 30 नीचे, और फिर यहाँ पर 40। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वाले के बारे में भी तो बात करनी भूल गए हम लोग। बताइए, ये 30 तो 1 सेकेंड बाद 20 हो जाएगी, क्यों भाई 10 कम हो जाएगी? नालायको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं रहता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। क्यों एक्सीलरेशन नहीं है गुरुजी? आपने एक्सिस ऐसी चूज की थी, याद करिए, एक एक्सीलरेशन के अलोंग, दूसरी एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर। तो जो एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का कंपोनेंट 0 आएगा ना। ठीक, ठीक, अब आते हैं डिस्टेंस लोकेशन पर। तो ये हाइट तो लिख ही चुका हूँ भैया, ये हाइट 25 है। अच्छा, ये डिस्टेंस है, ओ ये नहीं लिखी है, ये बहुत मुश्किल है। अरे नालायको, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो ये 30 होगी, ये 60 होगी, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ऐसे तो होता जाएगा, 90। चलिए आगे बोलिए, 120, और इस तरीके से प्लीज़ अब खुद भी करिए ज़रा। 3 की टेबल जो आपने याद की है उसी का फ़ायदा उठाइए। 150, फिर यहीं पर लिखता जा रहा हूँ मैं, 180, 210, और ये कितना होगा बच्चों, 240 मीटर। देखिए क्या पार्टिकल की लोकेशन आ गई है, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है, सब कुछ आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो आ, आत्मनिष्ठ रथ ने कहा है नो सर। बेटा किस बात के लिए आपने नो सर कहा है? आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, दर्द बहुत हो रहा है गर्दन में, और थोड़ा ढीला हूँ आज, माफ़ करिएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं इनको इन इक्वेशन से अप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू डाल दीजिए आप, 30 आई कैप, 35 जे कैप। देखिए
पहले वाले की क्या आएगी, 30 आई कैप, चेक कर लीजिए, ये डिस्टेंस 30 आई कैप है और ये डिस्टेंस 35 जे कैप है, हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, आत आत्मनिष्ठ समझ गया मैं। तो बच्चों ये मैंने उसके आंसर लिख दिए ताकि जब आप नोट्स देखें तो आपको आंसर दिख जाए, ठीक है। चलिए, अब ये उस क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए हैं 8 सेकंड तक, पिछले वाले पेज पे मैंने 4 सेकंड तक लिखे थे, अब इस पेज पर बाकी के 5, 6, 7, 8 लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है तो क्या किया हमने, आपको क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, लोकेशन बताइए, तमाम तरीके की चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन तो हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो फिर हमें हमें किसी जनरल टाइम टी पर भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो जनरल टाइम टी पर निकालना आना चाहिए का क्या मतलब है बच्चों, उसका मतलब है कि अगर हमसे बोला गया है एक पार्टिकल को हम u वेलोसिटी से फेंकते हैं थीटा एंगल पर, तो t टाइम बाद, कितने टाइम बाद बच्चों, ये t बराबर 0 पर है तो ये t बराबर t पर है, बताइए कि वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट बता सकते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं, ये अल्फा एंगल बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, ठीक है। प्लस लोकेशन बताइए, ये कोऑर्डिनेट x, y क्या होंगे ये भी बताइए, ठीक है। ये जनरल एनालिसिस कहलाएगी। ये एक्सेस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बना दी है, थोड़ी बढ़िया एक्सेस बनाता हूँ, चिंता मत करिए, ड्राइंग मेरी अच्छी है, बहुत अच्छी, आप तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा, अब आप शुरू हो जाइए, पहले आप कोशिश करिए क्या क्या बताने की। इन किसी टाइम टी पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, या यूं कहें कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए शुरू हो जाइए। द एसेंशन, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ बेटा, आ, नहीं कोई अननोन है, अननोन नाम से कोई आया था और वो कह रहा था सर इज देयर एनी वे कि मुझे आपके पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकें, बिकॉज कोचिंग में रोटेशन चल रहा है, बट मुझे आपसे ही पढ़ना है। बेटा आप अभी किस कोचिंग में हैं आप बताएं, फिर मैं करता हूँ कुछ काम प्रयास, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ तब तक। तो बच्चों सबसे जो बताया है वही करना है। दो पार्टिकल हैं, एक को फेंका गया है u साइन थीटा से ऊपर की ओर और नीचे का एक्सीलरेशन है g, प्लस दूसरे पार्टिकल को u कॉस थीटा से फेंका गया है और कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा तो ये बताएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा, और ये दूसरा वाला पार्टिकल ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में चाहिए, ठीक है। बेटा आप किस कोचिंग में, ये पहले आप मेंशन करिए फिर मैं देखता हूँ। आरसी रंजन साहब, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब वर्टिकल मतलब वाई कोऑर्डिनेट और वी वाई अगर निकालना है तो इन भाई साहब से बात करनी पड़ेगी, तो हम कर लेते हैं। टी टाइम बाद इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी कि वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी,
ठीक है, ख़त्म। अच्छा वी एक्स किससे बात करनी पड़ेगी? अरे इन भाई साहब से बात करिए। ये भाई साहब तो मस्त चल रहे हैं, कि मस्त चल रहे हैं मतलब इनका एक्सीलरेशन 0 है। आरसी रंजन किस बैच में हो तुम? एलन में। वी एक्स कितना होगा? वी एक्स अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन 0 है तो वी एक्स हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, कभी चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब वेलोसिटी का टी टाइम पर वाई कंपोनेंट भी आ गया, वेलोसिटी का टी टाइम पर एक्स कंपोनेंट भी आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो u cos थीटा एक्स कंपोनेंट और u sin थीटा माइनस जी टी है y कंपोनेंट। तो क्या टेन अल्फा निकाल सकते हैं? कि बिल्कुल निकाल सकते हैं गुरुजी। टेन अल्फा जो है वो देखना कहीं मेरी फोटो के पीछे ना आ रहा हो। u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u cos थीटा, ये लो जी, ये टेन अल्फा आ गया। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, x और y कोऑर्डिनेट। x के लिए किससे बात करें? हॉरिजॉन्टल वाले पार्टिकल से। y के लिए किससे बात करें? वर्टिकल वाले पार्टिकल से। ठीक है, तो x के लिए और y के लिए, x के लिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है u cos थीटा से, तो t टाइम बाद कितना ट्रेवल कर लेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, बस इतना। ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट देखते हैं। y कोऑर्डिनेट कितना होगा? u sin थीटा t तो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी आपको कौन पढ़ा रहा है आरसी रंजन साहब? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। गुरु जी क्यों कहा? अरे भैया ऊपर फेंका है u साइन थीटा से और एक्सीलरेशन नीचे की ओर है जी, तो u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये लीजिए साहब, बाई कोऑर्डिनेट आ गया, x आ गया। क्या पूरी एनालिसिस होगी? देख चेक करो बेटा, पूरी एक्स एनालिसिस हो चुकी है। पोजीशन आ गई किसी टाइम टी पर, x भी आ गया, y भी आ गया। आया कि नहीं आया यार? अच्छा दूसरी चीज, वी वाई भी आ गया, वी एक्स भी आ गया, चेक कर लो, आ गया। तो इसका मतलब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसका मतलब हम टाइम के रिलेटिव किसी टाइम टी पर हम सब बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है जनरल एनालिसिस, किसी टाइम टी पर सब कुछ बता पाना। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए मैंने लिख दिया है x की वैल्यू u cos थीटा टी, h की वैल्यू u sin थीटा टी, v स्क्वायर की वैल्यू x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर। आरसी रंजन तुम हिंदी मीडियम में हो क्या बेटा? टेन अल्फा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। टेन अल्फा की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, टेन अल्फा की वैल्यू और v कैसे आया? अरे यार मैं बता देता हूँ, वी एक्स की वैल्यू देखो जरा पीछे मुड़ करके, यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखी थी, और वी वाई की ये वी वाई की, सॉरी 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 सॉरी, और वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा हमेशा रहेंगे। ठीक, द एसेंशन बेटा मैं देता, जो देता हूँ वो आप लोग को भी दूंगा, निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए। तो वी वाई हो गया बच्चों यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू एक्स हो गया, तो इसका मतलब वी कितना होगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, चेक करिए, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। मतलब एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका है, ऊपर से फेंका है, ठीक है, और ये डिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। चिरंजीव, अच्छा देवांश मित्तल पढ़ा रहे हैं ना आपको? ये सारे स्टूडेंट्स देवांश मित्तल सर मेरे स्टूडेंट रहे हैं एलन में। अच्छा तो इसका मतलब अभी आप 9th-10th में हैं चिरंजीव। तो बच्चों हाँ रिजल्ट याद रखने चाहिए। जेई का अब जो पेपर होने लगा, पहले ऐसा नहीं होता था, अब जो पेपर उसमें टाइम की बहुत मारा मारी है बेटा,
मतलब अब जो है ना जो मतलब टाइम में भी जीतना होगा तुमको एक्चुअली में, इसलिए रिजल्ट याद रहना ठीक है। तो एक्स इसका रिजल्ट नहीं भाई, ये तो क्वेश्चन है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ये थोड़ा याद रहना चाहिए, ठीक रहता है। तो एक्स गिवन है, एच गिवन है, यू गिवन है, ये भी गिवन है, और थीटा गिवन है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग। एक्स गिवन नहीं है, अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, एक्स गिवन नहीं है, एक्स गिवन नहीं है, ये नहीं है, नॉट गिवन, नॉट गिवन, ठीक है। एक्स पता करना है हमको, पता क्या करना है बच्चों, एक्स पता करना है और हमको टी पता करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम लगेगा ये था ना, और उसके बाद कितनी डिस्टेंस गिरेगा। ठीक, चलिए मैं कैलकुलेट करके देखूं। चलिए दो क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन वर्टिकल अलग, हॉरिजॉन्टल अलग, याद करिए यही सिखाया है। ऊपर यू साइन थीटा से एक पार्टिकल को फेंका, आपसे पूछा जा रहा बताइए कितने टाइम बाद वो ग्राउंड से टकराएगा। एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंका यू कॉस थीटा से, तो कितना गिवन टाइम में, जितने समय में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गिरेगा उतने टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उससे एक्स आ जाएगा। ये होता है स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। तो पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं इस तरीके से। तो टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फर्स्ट से, जब वो आ जाएगी तो एक्स निकाल लेंगे सेकंड से। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन, हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये एच हाइट से एक पार्टिकल को यू साइन थीटा वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, बताइए वो कितने टाइम बाद वापस से ग्राउंड पे टकराएगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं कहा ठीक भाई, करते हैं कोशिश। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान देना बच्चों। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव, तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक। तो h बराबर क्या लिखूंगा बच्चा पार्टी, u साइन थीटा माइनस लिखूंगा ना, क्योंकि ऊपर की ओर है, t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h बराबर 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से टाइम की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी माइनस बी 2u साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर 4u साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, ठीक। तो प्लस आ जाएगा 4gh डिवाइडेड बाई 2a, तो 2g आ गया ये, ठीक। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, जल्दी बताओ। माइनस वाला लेंगे कि प्लस वाला, माइनस वाला लेंगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, चेक करो। क्योंकि ये वैल्यू जो है ना, इधर वाली वैल्यू, इसका रूट 2u साइन थीटा के बराबर होगा, उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू 2u साइन थीटा से बड़ी होगी, तो माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब केवल प्लस साइन को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, 2 को हटा देंगे तो ये आएगा u साइन थीटा प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 नहीं, ये 8 होगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 4ac होता है ना, 2 पहले से ही था, ठीक। प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम की वैल्यू। और अगर ये टाइम की वैल्यू है तो बच्चों x की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा, u cos थीटा
इनटू यही वाला टाइम, ये टाइम रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। कैलकुलेट द टाइम टू रीच एच एंड द वैल्यू ऑफ एक्स। थैंक यू रिपल, थैंक यू विपुल, दीवान, थैंक यू बेटा। रविंद्र पूछ रहे हैं ये कैसे आया, क्या चीज़ बेटा कैसे आई रविंद्र? बच्चों मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे पेन बहुत ज़्यादा एग्जगरेट हो, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है ना, तो मैं आज की क्लास यहीं पर ऑफ करने जा रहा हूँ और इसी क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके आइएगा और नेक्स्ट क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली शाम को होगी और ओलंपियाड कॉर्नर पर होगी। ठीक है बच्चों, चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।